नमस्कार दोस्तों। लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था कि जो एंटीबॉडीज़ के ऊपर जो सवाल इससे पहले पूछे गए थे और उसके रिगार्डिंग जो डिस्क्रिप्शंस था एमसीक्यूज़ हमने सॉल्व किए थे। उसका एक्सप्लेनेशन भी हमने एमसीक्यूज़ के साथ साथ दिया था और उसके आंसर भी दिए थे। तो फिर आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इससे पहले जो हेल्थ डिपार्टमेंट के कुछ एग्ज़ाम्स हुए थे, तो उस एग्ज़ाम में क्या-क्या सवाल पूछे गए थे एमसीक्यूज़ में, तो वो सवाल आज हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अपना फेवरेट चैनल बियॉन्ड बेसिक लर्निंग को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अभी दबाइए। आज का पहला सवाल हम देखेंगे, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट? ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन, प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, ऑल ऑफ द अबव। एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त हम कुछ बेसिक चीज़ें हमें याद में रखना चाहिए, वो ऐसे कि अगर 4 ऑप्शन में से अगर कुछ 2 ऑप्शंस अपोजिट है तो उन दोनों में से कोई भी एक आपका सवाल का आंसर हो सकता है। उसी हिसाब से अगर अभी ये क्वेश्चन के अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 ये टोटली अपोजिट है। तो इसके हिसाब से ये दोनों में से एक ही आंसर आना चाहिए। और लास्ट का ऑप्शन था ऑल ऑफ द अबव, इसका मतलब कि वो अपना लास्ट वाला ऑप्शन तो बाद हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट वो ऊपर के 2 है, उसमें से एक ही आंसर आ गया तो ऑल ऑफ द अबव ऑटोमेटिकली वो ऑप्शन में से कट जाएगा। अगर हम सवाल ठीक से पढ़े तो उसमें क्या बताया गया है कि जो लिम्फोसाइट है उसका एक्चुअल में फंक्शन क्या है। अगर आपको पता होगा कि लिम्फोसाइट को दूसरा अल्टरनेटिव नाम है वाइट ब्लड सेल्स है। वाइट ब्लड सेल्स को ही हम लिम्फोसाइट बोलते हैं। वैसे ही हम रेड ब्लड सेल्स को रेटिकुलोसाइट बोलते हैं और दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट भी रेड ब्लड सेल्स को है। वैसे प्लेटलेट सेल्स को हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन अगर हम देखेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जो है वो एक्चुअली बोन मैरो में बनता है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जब फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी के अंदर जाता है, फॉरेन पार्टिकल्स इन द सेंस कि बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, या कोई अदर पार्टिकल्स हो सकता है जो नॉन लिविंग भी हो सकता है। अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट उस रेंज के आगे हो जाएगा तो वो फॉरेन पार्टिकल्स होने की वजह से बॉडी में एंटीजन बोल के एक्ट हो सकता है। और जब वो एंटीजन बॉडी के अंदर जाएगा तब सॉरी तो एंटीजन बॉडी के अंदर जाने के बाद जो अपना वाइट ब्लड सेल्स है, लिम्फोसाइट्स है, वो ग्लोबुलिन सिक्रेट करेंगे। ग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडीज़ बनाना चालू कर देंगे। इसलिए इस सवाल का जो जवाब आएगा वो ऑप्शन नंबर 1 आएगा, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। अपनी बॉडी कभी भी एंटीजन नहीं बनाती, अपनी बॉडी बनाती है एंटीबॉडीज़ इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, वेयर डज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक प्लेस इन आवर बॉडी? ऑप्शन 1 पैनक्रिएज, ऑप्शन 2 किडनी, ऑप्शन 3 लिवर, ऑप्शन 4 लंग्स। अगर बेसिक डिटेल्स ना हो तो हम उसका जवाब डायरेक्टली किडनी देंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि यूरिया और क्रिएटिन जो है, जो जनरली किडनी का जब हम टेस्ट करते तो किडनी के जब फेल होता है तब यूरिया और क्रिएटिन बढ़ता है। तो उस हिसाब से अगर इसका डिटेल्स ना हो तो डायरेक्टली ऑप्शन बी को राइट आंसर करके ऐसा क्लिक कर देगा। लेकिन एक्चुअली इसका सवाल का जो जवाब है, अगर वो देखा जाए तो इसका जवाब आएगा ऑप्शन 3 लिवर। अब कैसे, वो हम अभी देखेंगे। ज़्यादातर हम डाइट में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, लेकिन अगर हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन अगर जब लेते हैं हम या फिर कम भी लेते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि प्रोटीन यानी अमोनिया एसिड रहता है, तो उसका डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस रहता है उसके अंदर अमोनिया बनता है। और अमोनिया जो है वो हमारे बॉडी के लिए और नर्वस सिस्टम के लिए हार्मफुल है। इसलिए बॉडी उस अमोनिया को लो टॉक्सिक में कन्वर्ट करती है
यानी अमोनिया को यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट करती है। लेकिन अमोनिया का यूरिया में कन्वर्ट होना ये जो प्रोसेस है ये जनरली लीवर में होता है। जब हम यूरिया साइकिल देखेंगे तब हमें पता है कि जो साइक्लिक प्रोसेस है अमोनिया टू फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, ये जनरली लीवर में प्रोसेस हो जाता है यूरिया साइकिल का। और जब वो यूरिया बनता है तो वो बॉडी के बाहर छोड़ने के लिए वो किडनी के थ्रू जाके किडनी उसको फिल्ट्रेट करके बॉडी के बाहर यूरिन थ्रू उसको डिस्चार्ज कर देता है। इसलिए आज के सवाल में पूछा गया है कि यूरिया कहाँ बनता है, इसलिए इसका जवाब जो आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, लीवर। अगर हमें पूछा जाएगा कि सवाल में कि यूरिया कौन से ऑर्गन के थ्रू बॉडी के बाहर भेजा जाता है, तब उस टाइम ऑप्शन अपना बी आएगा, किडनी। लेकिन अभी के सवाल के हिसाब से अपना ऑप्शन आएगा ऑप्शन 3, लीवर। तो जो बच्चों वाले ऑप्शन है ऑप्शन 1 पैनक्रियाज और ऑप्शन डी लंग्स। तो पैनक्रियाज का जो काम है, तो पैनक्रियाज क्या करता है कि वो पैनक्रियाटिक जूस बनाता है। और वो पैनक्रियाटिक जूस यानी एंजाइम्स रहते हैं जो अपना जो फूड्स है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, और वो जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस है उसको फास्ट करने के लिए वो जनरली जूस यानी पैनक्रियाटिक जूस यानी एंजाइम्स यूटिलाइज किया जाता है। और ऑप्शन लास्ट जो है लंग्स, तो हमें पता ही है कि जो हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो हम एयर लेते हैं बाहर से, उसमें से ऑक्सीजन लेने का काम, और जो बॉडी में बना हुआ या फिर वो एयर के अंदर ले वाला जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो बाहर भेजने का काम लंग्स करता है। यानी रेस्पिरेशन का प्रोसेस लंग्स के थ्रू हो जाता है। Who among the following first synthesized gene in the laboratory? ऑप्शन ए ग्रेगोर मेंडल, हरगोबिंद खुराना, वॉटसन एंड क्रिक, आर्थर कॉर्नबर्ग। लेबोरेटरी में किसने फर्स्ट टाइम जीन सिंथेसिस किया था, तो उसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 2, हरगोबिंद खुराना। अगर हम बच्चे वाले ऑप्शन के रिगार्डिंग अगर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे, तो ग्रेगोर मेंडल जो थे उन्होंने फंडामेंटल्स ऑफ जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस थे, उन्होंने उसके जो थेरीज थे और अलग अलग लॉज थे उन्होंने वो लॉज प्रेजेंट किए थे। लेकिन उन लॉ के प्रेजेंटेशन के दौरान उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि एक्चुअली वो पार्ट्स क्या है जो अगले जनरेशन में पास कर इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए यूजफुल रहता है। जो ये इस सवाल का जो जवाब था कि वह जो पार्ट्स है बॉडी का यानी डीएनए, तो उस डीएनए का डिस्कवर वॉटसन एंड क्रिक ने किया था। और उन्होंने यही भी डिस्कवर किया था कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है तो वो हेलिक्स फॉर्म में रहता है, ऐसा ही उन्होंने डिस्कवर किया था। और ऑप्शन डी अगर देखेंगे आर्थर कॉर्नबर्ग ने डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम था उसका डिस्कवर किया था। उन्होंने उस डिस्कवरी किया था, इसकी वजह से ही आज उसमें बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी जो अभी आज का जो एक बायोलॉजी का एक नया ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी, तो उसका बेस जो है वो डीएनए पॉलीमरेज है। उस डीएनए पॉलीमरेज की वजह से ही आज हम आरटीपीसीआर जैसे टेस्ट कर सकते हैं। इसलिए उस डिस्कवरी के लिए आर्थर कॉर्नबर्ग को भी नोबेल प्राइज़ मिला था। वॉटसन एंड क्रिक को भी उनका जो डीएनए का मॉडल था उसके लिए भी नोबेल प्राइज़ मिला था। और हरगोविंद खुराना को भी नोबेल प्राइज़ मिला था लैबोरेटरी में जीन सिंथेसाइज करने के लिए। अगला सवाल, डिफरेंस इन प्लाज्मा एंड सीरम इज दैट प्लाज्मा कंटेन, ऑप्शन ए डज नॉट कंटेन फाइब्रोनोजन, कंटेन आयरन, हैज़ मोर वाटर कंटेंट। प्लाज्मा और सीरम के बारे में डिटेल्स लेने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो प्लाज्मा और सीरम है वो ब्लड का पार्ट है। अगर हम किसी पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर किसी पेशेंट का ब्लड हम कलेक्ट करेंगे और उस ब्लड को अगर हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो फिजिक्स की सेंट्रीफ्यूगल लॉ के हिसाब से जो हाई वेटेड चीज़ है उस ब्लड के अंदर, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो हाई वेटेड है वो बॉटम में रह जाएंगे और लो वेट जो है वो अप साइड में रहेंगे।
अगर जब हम ब्लड सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उस वक्त हाई डेंसिटी के हिसाब से टू लो डेंसिटी के हिसाब से उसका सेपरेशन हो जाएगा। तो जब हम ब्लड सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सबसे बॉटम में आरबीसी जाएंगे क्योंकि वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट, उसके बाद प्लाज्मा, और सबसे टॉप पे रहेगा वो सीरम रहेगा। तो हमें आज के सवाल में ये पूछा गया है कि जो डिफरेंस है प्लाज्मा और सीरम में, तो इस हिसाब से प्लाज्मा में क्या है, क्या रहता है या क्या नहीं रहता, वो हमें पूछा गया है। पहले सवाल के वक्त भी हमने एक हिंट दिया था कि अगर एमसीक्यू में अगर 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शंस अगर टोटली अपोजिट होंगे तो उस वक्त पॉसिबिलिटी रहती है कि उस दोनों में से एक आंसर आपका हो सकता है। उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 ये टोटली अपोजिट है। तो उस हिसाब से इस दोनों में से एक ही आंसर आना चाहिए। तो अपने सवाल का जवाब है कि वो प्लाज्मा कंटेन फाइब्रोनोजन। ओके, फाइब्रोनोजन यानी जो ब्लड क्लॉट होने के लिए जो फैक्टर्स रहे, ओके, फाइब्रोनोजन, तो वो जनरली प्लाज्मा में रहता है और वो सीरम में नहीं रहता। ओके, इसलिए सीरम जनरली लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो क्लॉट नहीं होता। ओके, इसलिए आज के सवाल का जवाब है ऑप्शन बी, प्लाज्मा कंटेन फाइब्रोनोजन। अगर हम बच्चे वाले ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर लास्ट का जो है 4 हैज़ मोर वाटर कंटेंट। तो अगर हम सीरम और प्लाज्मा देखेंगे तो जो सीरम है वो लिक्विड पार्ट रहता है और जो प्लाज्मा है तो जनरली सेमी सॉलिड का पार्ट रहता है। तो वही हमें पता चलेगा कि जनरली सीरम में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, प्लाज्मा में नहीं। ऑप्शन 3 कंटेन्स आयरन। जो आयरन रहता है वो जनरली एक तो अपने आरबीसी में रहेगा हीमोग्लोबिन के साथ, और जो बच्चे वाला रहेगा वो वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा। और जनरली कि वो वाटर जो है वो सीरम में ज़्यादा है प्लाज्मा के कंपैरिजन में, तो इसलिए जो आयरन ही रहेगा वो जनरली सीरम में रहेगा। बच्चे वाले जो सवाल से वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे।